हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा कवर विद आर्यन। जय हिंद। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के बारे में और एनालाइज करेंगे कि क्या उनके चांसेस हैं आगे जाने के और कैसे ये टीम अभी तक हमको दिखाई दी है, क्या इनका प्लेइंग 11 हो सकता है और कितने चांसेस हैं कि इस बार कम से कम फाइनली जाके ये चोकर्स का टैग हटा पाएंगे। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। तो टेम्बा बवुमा इनके कैप्टन बने। बवुमा काफ़ी टाइम से लीड करते आ रहे हैं इनकी टीम को और बवुमा का जो अब एक्सपीरियंस हो चुका है एज अ कैप्टन, हमको एक चीज़ कम से कम समझ में आई है उनके पूरे स्क्वाड में कि बबूमा इज़ अ ट्रू लीडर। आप उनकी जो टैक्टिकली अगर आप बात करते हैं उनके स्किल सेट की, तो वो पूरा है उनके पास में। साथ ही में बात ये है कि अच्छे बैटर हैं, एंकर कर सकते हैं इनिंग्स को। साथ ही में बात यह है कि हमने उनको रिसेंटली सक्सेड होते हुए देखा है WTC क्वालिफिकेशन के मामले में कि अभी फाइनल खेलेंगे इस ईयर और ऑस्ट्रेलिया के साथ में वो होगा इन एट लॉर्ड्स 2025 का ही। तो वो जो एक रीसेंट परफॉर्मेंस है, रीसेंट सक्सेस है, क्या उसका टेस्ट जो उनको मिला है, क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा उनके ओवरऑल चांसेस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी में? ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखने में। बाकी इस बार जो इनका चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है और जो अब इनका आने वाले टाइम में जो सफ़र होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी में, वो इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इंजर्ड खिलाड़ियों से भरी हुई इनकी टीम भी है अभी। ऑनरिक नोकिया बाहर हुए अपने इंजरी की वजह से। जेराल्ड कोज्जिया जो कि उनके रिप्लेसमेंट बन के आए, वो भी बाहर हुए। उसके बाद लिजार्ड विलियम्स भी बाहर हुए। एनगीडी को भी थोड़े से इंजरी कंसर्न्स थे। डेविड मिलर भी जब ऐसे 20 खेल रहे थे उस टाइम पे उनकी भी बात हुई कि उनको भी कुछ कंसर्न्स है फिटनेस के। तो ऐसे में ये टीम बहुत ज़्यादा इंजरी से मार खाई हुई है। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि क्या ये यहाँ पे कुछ अच्छा कर पाएंगे। और उसके बाद इंजरी जो बाकी सब प्लेयर्स को हुई है, तो इनकी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, इनकी टीम बैलेंस को अफेक्ट किया है, क्योंकि बॉलिंग इनकी काफ़ी हद तक शॉर्ट दिखाई दे रही है कि जो इनका थर्ड या फोर्थ एक प्रॉपर बॉलर होता है वो मिसिंग दिखाई दे रहा है। तो वो एक कंसर्न है। बाकी यही बात है कि साउथ अफ्रीका शायद सबसे ज़्यादा ये टूर्नामेंट को जीतना चाहेगी। उसका रीज़न सिंपली इतना सही है कि अब ये भी थक चुके होंगे कि चोकर्स इनको कह कह के सब लोगों ने इनका नाम ही रखा हुआ है कि अब फाइनली ये भी चाहते हैं कि अब उसको चेंज करें। एंड इट्स हाई टाइम कि अब वो कुछ जीत के बताएं। ये फाइनली जो हर बार की उनकी आदत बन चुकी है कि आगे जाएंगे, सेमीज में जाएंगे, फाइनल्स खेलेंगे लेकिन हार जाएंगे, तो वो भी एक क्वेश्चन रहेगा। तो एक बार इनका स्क्वाड देखते हैं कि कौन 15 लोग सिलेक्ट हुए हैं, उसके बाद हम उसके बारे में आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इनके 15 देखते हैं स्क्वाड क्या सिलेक्ट हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं, रायन रिकल्टन सिलेक्ट हुए हैं। टेम्बा बवुमा कैप्टन है इनके। एडन मार्क्रम वाइस कैप्टन कह सकते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स, रासी वेंडरडसन, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, वियन मुल्डर, मार्को येंसन, कगीसो रबाडा, केशव महाराज, तबरेज शमसी, टोनी डिजोर्जी, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगीडी। तो ये है इनके 15। अब इसमें ओरिजिनली देखा जाता तो नोकिया थे, उनके रिप्लेसमेंट कोचिया आए। कोचिया बाहर गए तो उनके रिप्लेसमेंट कॉर्बिन बॉश आए। तो ये कुछ चेंजेस इनके स्क्वाड में रहा है। अब बाकी बात करते हैं इनका रीसेंट आईसीसी परफॉर्मेंस क्या रहा है। अब पिछले कुछ सालों में बात करें, WTC क्वालिफिकेशन की बात करते हैं सबसे पहले, तो उसमें इनका टेस्ट जो WTC चैंपियनशिप होती है उसमें इनको फाइनल खेलना है इस बार का। तो हम ये कह सकते हैं कि रीसेंट टाइम्स में अच्छा करते हुए आए हैं, तो वहाँ फाइनल वो खेलेंगे। दूसरी बात, T20 2024 के वर्ल्ड कप में बात करते हैं तो इंडिया से फाइनल खेला है। ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच इन्होंने आखिरी में जाके चोक किया, अपनी आदत से मजबूर जो ये हैं वो उन्होंने दिखाया वहाँ पे। तो फाइनल उन्होंने खेला, 30 में 30 रन चाहिए थे, 30 बॉल्स में 30 रन, विकेट्स इन हैंड भी थे, लेकिन वहाँ से इन्होंने मैच को हारा बहुत गंदे तरीके से। अर्शदीप बोल्ड वेल, बुमराह बोल्ड वेल, पंड्या बोल्ड वेल, और वहाँ से साउथ अफ्रीका ने जीता मैच हारा। तो वो एक चीज़ है जो कि इनको बैकफायर की है। और अगर हम और पीछे जाते हैं 2023 के, हम 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के बारे में बात कर सकते हैं कि बहुत ही एक्साइटिंग टीम दिखाई दी उस पूरे वर्ल्ड कप में। बहुत स्ट्रॉन्ग टोटल दिखाई दिए, बॉलिंग अच्छी दिखाई दी, कोचिया दिखाई दिए वर्ल्ड को एकदम से। एक ग्लोबल पिक्चर बनी उनकी कि अच्छा, कोचिया भी एक इमर्जिंग टैलेंट है, अच्छे पेस बॉलर हैं, वो हमको दिखाई दिए वहाँ पे। एक और चीज़ ये है कि सेमीज़ में अगर आप जाते हैं उस वर्ल्ड कप के, तो कोलकाता में मैच था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका का। अब वो जो मैच था उसमें डेविड मिलर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी और उसके बाद में इन्होंने टीम में रिस्पेक्टेबल टोटल बनाया। उसके बाद में जब ऑस्ट्रेलिया चेज़ करने आती है वो मैच में, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत फंसी हुई नजर आई क्योंकि स्पिनिंग कंडीशंस थी, विकेट स्लो था और वहाँ पे ये अपने चांसेस को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए और वहाँ से ये टूर्नामेंट से बाहर हुए। तो वहाँ भी सेमीज़ में गए, वो अच्छी बात थी। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो रिसेंट टाइम्स में बहुत सक्सेसफुल रही है ये टीम जब हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये इनको एक पॉजिटिव साइन है। अब एक बार हम देखते हैं कि प्लेइंग 11 में क्या बनता हुआ दिखाई देता है या कौन खेल सकता है, ज़्यादा चांसेस किसके हैं, वो एक बात है। अब क्योंकि साउथ अफ्रीका ने एक चीज़ की है रिसेंट टाइम्स में कि हर बार, जैसे अभी अगर हम बात करें तो इन्होंने ओडीआईज अभी काफ़ी टाइम में जितने खेले हैं, पिछले कुछ टाइम में ट्राई सीरीज़ खेलते हुए हमको दिखाई दी है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स रेस्टेड थे।
दूसरी बात, इनका जो ओपनिंग का जो भी पूरा स्लॉट है, वहाँ पे क्विंटन डिकॉक हुआ करते थे एक टाइम पे, आज से 1 साल 1.5-2 साल पहले तक। और वहाँ पे जब से वो गए हैं तो एक दो लोग चेंज होकर खेलते रहे हैं। अभी ट्राई सीरीज में बात करें तो मैथ्यू ब्रेट्सकी एक प्लेयर ऐड हुए थे, वो स्क्वाड में तो नहीं है लेकिन अच्छा किया उन्होंने। तो ऐसे में बहुत अनसेटल्ड सा ओपनिंग इनका रहा है, तो उस वजह से हम जो भी पिक कर रहे हैं वो हम अपने बेसिस पे पिक कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए बेस्ट प्लेइंग 11 इनका। तो रायन रिकल्टन ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं विद टेम्बा बवूमा। पावर प्ले में दोनों की बैटिंग देखने लायक होगी क्या करते हैं। एडन मार्करम नंबर 3 पे मैं देखूंगा। वेंटर डसन वैसे होना चाहिए क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है वो, लेकिन इस टीम के बैलेंस को देखते हुए या ये कह लें कि शायद उनकी टीम में जगह नहीं बन पा रही है। अगर उनकी जगह बन रही है तो शायद ओपनिंग पे ही बनेगी, वरना ट्रिस्टन स्टब्स को बाहर बिठा के वो खेल सकते हैं। तो बट आई सी ट्रिस्टन स्टब्स प्लेइंग एट नंबर 4। अगर डसन खेलते हैं तो वो ओपनिंग कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ रायन रिकल्टन, वो एक चीज़ है। तो नंबर 4 पे स्टब्स की बात होगी, नंबर 5 पे हेनरिक क्लासन की बात होगी, नंबर 6 पे डेविड मिलर की बात होगी। वीएन मुल्डर भी मैं खिलाना चाहूँगा क्योंकि नंबर 7 पे अगर वीएन मुल्डर आते हैं तो आप आपकी बैटिंग डेप्थ को बढ़ा सकते हैं। बट आई फील इट इज़ वेरी अनलाइकली कि वीएन मुल्डर और मार्को जेनसन ये दोनों खिला लें, ये एक और पेसर के साथ में चले जाएंगे। बट इवन मुल्डर कैन बोल पेस और साथ में न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो वो एक चीज़ है। तो फॉर मी वीएन मुल्डर प्लेज एट नंबर 7, मार्को जेनसन एट नंबर 8, कगीसो रबाडा एट नंबर 9, केशव महाराज नंबर 10 और तबरेज शमसी नंबर 11। तो लेफ्ट आर्म स्पिन भी है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन भी है, दोनों आपके पास में है। और बाकी जो 4 बैकअप्स बनते हैं फिर मेरे लिए वो टोनी डी जॉर्जी बनते हैं, कॉर्बिन बॉश बनते हैं, वेंटर डसन बनते हैं और लुंगी एनगिडी बनते हैं। अब कॉर्बिन बॉश की बात करते हैं। पहली बात तो बहुत एक्साइटिंग मुझे यंग टैलेंट दिख रहे हैं, ऑलराउंडर कैपेबिलिटीज़ हैं इनके अंदर, बॉलिंग काफ़ी अच्छी करते हैं। हमने अभी रिसेंटली इनको देखा है डेब्यू करते हुए अगेंस्ट पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट, वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन इन्होंने बॉलिंग की है, फाइफर भी लिया। और जो इनकी बैटिंग भी है वो नीचे आके काफ़ी सेवियर वाला काम इन्होंने किया है अभी तक। और दूसरी बात, अगर आप ट्राई सीरीज़ के एक मैच में जाते हैं वर्सेस पाकिस्तान, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्सेस पाकिस्तान या न्यूजीलैंड था, जहाँ पे इन्होंने लोअर डाउन दी ऑर्डर आके अच्छे से स्ट्राइक भी की बॉल्स को। तो मुझे ये लग रहा है कि अपकमिंग जो टाइम है वहाँ पे साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छे टैलेंट होने वाले हैं, इनको अच्छे से यूज़ करे साउथ अफ्रीका, बस यही चीज़ रहेगी। अब बात क्या है कि ये तो हो गया मेरा जो मुझे लगता है प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग जो साउथ अफ्रीका का जो मैनेजमेंट है वो शायद नंबर 6 पे मिलर को रख के नंबर 7 पे मार्को जेनसन रखेगा और नंबर 8 पे रबाडा और महाराज शमसी और शायद लुंगी एनगिडी को हम खेलते हुए देख सकते हैं। तो वो भी एक 11 हो सकता है, लेकिन उसमें आपको बैटिंग डेप्थ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगेगी। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो साउथ अफ्रीका के मैनेजमेंट के हिसाब से तो हो सकती है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप नंबर 7 पे येंसन रखते हैं तो पहली बात तो येंसन आई डोंट फील कि नंबर 7 पे अच्छे बैटर हैं। नंबर 8 पे काफ़ी अच्छे से आप उनसे रोल ले सकते हैं, क्योंकि नंबर 7 पे यू स्टिल नीड अ प्रॉपर बैटर। जैसे इंडिया के लिए अभी हार्दिक पांड्या वो काम करे नंबर 7 पे आके, तो वैसे ही आपको नंबर 7 पे भी प्रॉपर बैटर चाहिए, क्योंकि कभी भी कंडीशंस अगर ऊपर से आपका कोलैप्स होता है या फिर थोड़ी कंडीशंस डिफिकल्ट है तो वहाँ पे यू नीड एन एक्स्ट्रा बैटर, एक्स्ट्रा कुशन। और अगर पहली बैटिंग भी है आपकी और आप स्लॉप करने जा रहे हैं या फिर आपको बड़ा स्कोर बनाना है, तो आपको नंबर 8 पे जब एक बैटर खड़ा हो जाए आपके पास में तो आप काफ़ी फियरलेस होकर अग्रेसिवली क्रिकेट खेलते हैं। तो वो एक चीज़ है। तो ये कॉर्बिन बॉश को देखना हुआ इस टूर्नामेंट में। आई होप कि उनको भी 1-2 मैचेस मिले, क्योंकि काफ़ी मुझे बहुत पसंद है, एक्साइटिंग प्लेयर लगते हैं वो, और काफ़ी प्रॉमिस लेके आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में शायद वो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा हिल मूव अप दी रैंक्स और टीम में बहुत अच्छा करके अपनी जगह पक्की भी करते हुए दिख सकते हैं हमको। टोनी डी जॉर्जी ट्राई सीरीज अभी खेले थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो भी उन्होंने भी ठीक किया। तो उनके बारे में भी बात देखनी पड़ेगी, कैसे उनको क्या मैच मिलता है, वो सब बात भी है। बाकी और बात करते हैं इनकी टीम के बारे में। तो पहली चीज़ तो ये है कि अब इनके बारे में स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं पहले, कि कौन क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इनके हैं जो ये लेके आ रहे हैं और किस वजह से ये होप करेंगे कि हम ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कैप्टनसी जो है, जो लीडरशिप इनकी है, वो काफ़ी कंसिस्टेंट अब है। क्योंकि अगर आप बात करें तो पिछले बहुत टाइम में जो इनके लीडर रहे हैं वो टेम्बा बवूमा रहे हैं, थोड़े से फॉर्म से परेशान हुए, थोड़े इंजरी से परेशान हुए हैं अपने, लेकिन कैप्टनसी में जब भी आप बात करते हैं टेम्बा बवूमा की, तो हमेशा टैक्टिकली साउंड आपको दिखाई देते हैं। आपके फील्ड प्लेसमेंट्स की बात कर लीजिए, या बात कर लें अगर उनके बॉलिंग चेंजेस की, या बात कर लें उनकी अपनी फील्डिंग की, या कह लें कि कितने ज़्यादा एक्टिव होते हैं फील्ड पे, तो हमेशा टेम्बा बवूमा को आप देखते हैं कि फील्डिंग में भी आगे हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के मामले में भी आगे हैं, रनआउट करने के मामले में आगे रहते हैं अक्सर। उसके बाद फेयरली हमने देखा है कि अच्छे से रोटेट करते हैं बॉलर्स को, और साथ ही में टैक्टिकली तो जो मैंने आपको बोला वो तो उनके अंदर एक स्ट्रेंथ है ही। तो वो एक स्ट्रेंथ के साथ में जा रहे हैं, कंसिस्टेंट लीडरशिप के स्ट्रेंथ के साथ में। एक और चीज़ ये कि मिडिल ऑर्डर भी इनका बहुत कंसिस्टेंट है। एडन मार्करम नंबर 3-4 पे आपको दिखाई देते हैं, हेनरिक क्लासन नंबर 5 पे, डेविड मिलर नंबर 6 पे और मार्को जेनसन नंबर 7 पे। तो अगर ऐसा मिडिल ऑर्डर आपकी टीम में है जो कि बहुत एक्सप्लोसिव भी है,
कंसिस्टेंट भी है, सीनियर भी है। तो ऐसे में आप होप कर सकते हैं कि कंडीशंस जो भी होंगी ये मिडल ऑर्डर आपको वहाँ से निकाल देगा। और बीइंग हेनरिक क्लासन, अगर आपके पास हेनरिक क्लासन है तो आपको पता है कि आप कितना ही स्कोर आप बना सकते हैं 50 ओवर्स के एंड तक, अगर ये खड़े रह जाएँ। तो ये बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ इनके पास में है। दूसरी बात ये भी है कि वही फिनिशिंग की बात भी कर लें साथ ही में, कि फिनिशिंग एबिलिटीज़ इनकी टीम की बहुत अच्छी है। जब आप ब्रेक करते हैं टीम के 50 ओवर्स को, तो पहले तो जब आप 1 to 10 ओवर्स की बात करते हैं, आप ओपनिंग की बात करते हैं, टॉप 3 की बात करते हैं, फिर 40 ओवर्स तक आप मिडल ऑर्डर की बात करते हैं कि कितना कंसिस्टेंट है। तो ये बहुत उम्मीद करेंगे कि 50 ओवर्स तक अगर कोई खड़ा रहे इनके पास, तो हेनरिक क्लासन रहें या फिर कैलन डेविड मिलर रहें, ताकि रन्स इनके आते रहें। और वैसे में फिर ये टीम अनबीटेबल हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है इनको बहुत अच्छे से आखिरी में जाके फिनिश अच्छे से करते हुए। तो वो एक चीज़ है। स्पिन एबिलिटीज़ जो इनकी टीम में है, क्योंकि अगर आप केशव महाराज की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, और टीम्स को काफ़ी परेशान करते हैं अपने लेफ्ट आर्म स्पिन से। बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बहुत सिंपल लगते हैं, पेस वेरिएशन अच्छा करते हैं। तो वो एक चीज़ है, केशव महाराज पर टीम बैंक करेगी। साथ ही में तबरेज शम्सी भी हैं, लेफ्ट आर्म चाइनामैन का फ्लेवर लेके आते हैं। दूसरी बात शम्सी के बारे में क्या है कि शम्सी रिसेंट टाइम्स में थोड़ा सा परफॉर्मेंस में उनके थोड़ा सा स्लंप आया है, थोड़ा सा डिप आया है फॉर्म में उनके। तो ऐसे में शम्सी पे बहुत टीम चाहेगी कि आप भी अच्छा करें, क्योंकि उसके पहले काफ़ी रोल रहा है उनका साउथ अफ्रीका की सक्सेस में जहाँ भी उनको मिली है। तो शम्सी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनको अच्छा करना ही पड़ेगा। रिस्ट स्पिनर है, एशियन कंडीशंस हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। और साथ ही में मार्करम भी हम बात करते हैं, एडन मार्करम की बात कर लें, ट्रिस्टन स्टब्स की बात कर लें, दोनों अपने हाथ खोल सकते हैं, दोनों ऑफ स्पिन एबिलिटीज़ लेके आते हैं। तो ऐसे में इनके पास स्पिनिंग ऑप्शंस भी ठीक ठाक हैं, 3 से 4 ऑप्शंस लेके खेलेंगे हर मैच में ये। तो काफ़ी अच्छे साइंस हैं ये भी, तो ये भी एक स्ट्रेंथ है इनकी। दूसरी बात, एक हंगर इनमें दिखाई दी है पिछले कुछ टाइम में, और WTC क्वालिफिकेशन जब से इनका आया है तब से वो चीज़ और दिखाई दे रही है, क्योंकि लगा कि जब वो क्वालिफाई भी हुए तो इनकी इनकी टीम में पॉम्प दिखा, या कह सकते हैं जिस तरीके से जॉयफुल थे सब लोग, तो वो एक अलग माहौल था, देखने लायक माहौल था। तो वो हंगर इनमें दिखाई दिया है। लेकिन अब जब इतनी सारी स्ट्रेंथ्स की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ वीकनेसेस के साथ भी ये टीम हमको दिखाई दे रही है। बहुत सीरियस वीकनेसेस भी हैं इसमें से, पर आई जस्ट होप कि वो वीकनेसेस आपके आड़े ना आए आपके जर्नी के, और आप अच्छा करें चैंपियंस ट्रॉफी में। तो जो वीकनेसेस हैं इनकी टीम में, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब से क्विंटन डीकॉक रिटायर हुए हैं, तब से इन्होंने काफ़ी लोग को ट्राई किया है ओपनिंग पे। एक तो रिसेंट टाइम्स में ब्रेट्सकी खेले हैं, उसके बाद टोनी डी जॉर्जी हमको खेलते हुए दिखाई दिए हैं, साथ में मार्करम ने भी ओपन किया है, उसके अलावा रायन रिकल्टन ने ओपन किया है, बबूमा ने ओपन किया है। तो जो ओपनिंग है वो मुझे सेटल्ड नहीं दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि कैसे वो ओपनिंग क्लिक करेगी, साथ में क्या उनका जो ओपनर्स है उनका कितना अच्छे से कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है रनिंग बिटवीन द विकेट्स में, ये कह लें कि कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, वही बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। साथ ही में डीकॉक जब से रिटायर हुए हैं, जब डीकॉक जैसा प्लेयर आपकी टीम से रिटायर होता है तो आपको टाइम लगता है उनकी उनकी जो शूज़ हैं उनको फिल करने के लिए। तो शायद ये टीम को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। रायन रिकल्टन अच्छे ऑप्शन है, विकेट कीपिंग अच्छी करते हैं, तो ऐसे में काफ़ी हद तक वो हो सकता है कि फिल कर दें उस चीज़ को, लेकिन अभी तक तो वो चीज़ नहीं दिखाई दी है। तो डीकॉक का जो गैप है वो एक सीरियस गैप है, वो वीकनेस भी रहेगी इस टीम की। एशियन कंडीशंस में मैच है, देखना होगा कि कितने अच्छे से जो इनकी टीम है वो इवॉल्व करती है अपने आप को, कि स्पिन को अच्छे से खेल पाएँ। क्योंकि ऐसी कंडीशंस में जब आप आए हैं पाकिस्तान की कंडीशंस में, जहाँ पे विकेट हमको पहले मैच में कम से कम स्लो दिखाई दिया, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के मैच में, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में। तो ऐसे में स्लो कंडीशंस अगर आपको मिलती है तो क्या आप अडेप्ट कर पाते हैं, ये क्वेश्चन रहेगा। दूसरी बात, आपको आने वाले मैचेस दुबई में खेलने हैं, जहाँ पे भी विकेट स्लो होते जाएंगे, और यूजुअली भी स्लो होते ही हैं। तो वो भी एक क्वेश्चन रहेगा कि वहाँ पे ये कैसा करते हैं। वही बात है। बाकी बॉलिंग की जो इंजरीज है वो भी मैं पॉइंट रिपीट तो कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सीरियस क्योंकि ये बात है, क्योंकि अगर आपके पास ऑनरिक नोकिया जैसा बॉलर हो, रिप्लेसमेंट बन के आते हैं जेराल्ड कोचिया, उसके बाद लिजार्ड विलियम्स, तो ये तीनों शायद रबाडा के अलावा इस स्क्वाड में होते। लेकिन ये 2-3 जो भी प्लेयर्स मिस कर रहे हैं, ये बहुत सीरियस मिसिंग एक चीज़ है, क्योंकि ये इतना बड़ा मिसिंग पजल लेके आप टूर्नामेंट में जा रहे हैं, आईसीसी के इवेंट में जा रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर 2 पेसर्स चाहिए ही होते हैं, 2 से 3 पेसर्स आपको चाहिए ही होते हैं। तो वहाँ पे ये मिसिंग है, ये इनकी टीम में नहीं रहेंगे। तो यैनसन को देखेंगे हम, रबाडा को देखेंगे हम। अब देखते हैं कि ये मुल्टर के साथ में, थर्ड पेसर के साथ में, ऑप्शन के साथ जाएंगे कि ये जाएंगे एनगिडी के साथ में। पर एनगिडी पहले इनकंसिस्टेंट रहे अपनी लेंथ के साथ में, बहुत पिट सकते हैं अपने डे पे वो, और ऐसे में आई डोंट सी कि उनको खेलना चाहिए, क्योंकि एनगिडी ना आपको बैटिंग देंगे और बॉलिंग वो अगर एक बार अंडर प्रेशर आते हैं, उनको अंडर प्रेशर ले लिया जाए, तो इन कंडीशंस में एनगिडी कैन गो फॉर 80-90 रन ईजिली किसी भी मैच में। तो वो एक चीज़ है। बाकी अगर वार्म अप मैचेस भी उनकी मैं देखूँ जो रिसेंट टाइम्स में कंक्लूड हुए हैं, तो एनगिडी वहाँ भी बहुत महंगे रहे। और दूसरी बात, मुल्डर से इन्होंने काफ़ी ओवर सिखवाए हैं वहाँ पे, और मुल्डर ने ट्राई सीरीज में भी काफ़ी बॉलिंग की है। तो आई सी मुल्डर प्लेइंग एट नंबर 7, नंबर 8 पे येंसन आ जाए, तो इनकी टीम का जो बैलेंस है काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। पर क्योंकि अभी तक ऐसा हमने नहीं देखा है, तो मैं ये कहूँगा कि जो बैटिंग डेप्थ है वो एक इशू है, क्योंकि येंसन एट नंबर 7
आई डोंट थिंक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एट नंबर 8 ब्यूटीफुल ऑप्शन। नंबर 8 पे यैनसन काम कर सकते हैं। नंबर 7 पे आई थिंक बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं आप यैनसन से, वो एक बात है। दूसरी बात, बवुमा बहुत स्लो खेलते पावर प्ले में, ये भी एक इशू है, क्योंकि आपके पास बवुमा भी है एंकर करने के लिए, मार्करम भी है, तो ऐसे में आपको कितने एंकर्स चाहिए वो एक क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि बवुमा को हमने देखा है जो कि पावर प्ले में ही शुरुआत से बहुत बार हमने देखा है कि बहुत बॉल्स कंज्यूम करते हैं। तो पावर प्ले में जब आप यहाँ एशियन कंडीशंस में आ रहे हैं, आपको चाहिए कि आप न्यू बॉल से रन्स बनाएं, ताकि अगर विकेट स्लो होता है आने वाले टाइम में, मतलब 10 ओवर्स के बाद विकेट अगर स्लो होते जाता है, तो आपके जो रन्स है वो काम आते हैं, आपको जो बिल्डअप आप टीम को देते हैं वो काम आता है। तो वो एक सीरियस कंसर्न बन सकता है इनके लिए। और सीरियस कंसर्न एक और बनेगा कि जो इनका सेकंड थर्ड पेसर है वो कौन है, क्योंकि कगिसो रबाडा तो फर्स्ट पेसर प्रीटी मच लॉक्ड इन है। दूसरी बात है कि यैनसन तो वो भी खेलेंगे ही, लेकिन यैनसन के अलावा और अगर आप बात करते हैं, और एक नोकिया फिट होते तो शायद वो होते, कोटजिया होते, लिजार विलियम्स होते, तो वहाँ पे ये एक सीरियस पेसर को मिस कर रहे हैं, वो एक बात है। शम्सी का फॉर्म भी मिसिंग रहा है, ऐसे ऐसे 20 में भी हमने देखा है कि वहाँ थोड़े से स्ट्रगल किया अपने फॉर्म से, और जो बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज़ उनकी है वो उतनी ज़्यादा दिखाई हमको नहीं दी। तो वो भी एक क्वेश्चन रहेगा कि कैसे करते हैं। बाकी हम बात करते हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इस टूर्नामेंट में, तो साउथ अफ्रीका हमेशा से अच्छा साइड रहा है, हमेशा से बीट करता है हिस्टोरिकली अपने गिवन डे पे टीम्स को, लेकिन चोक करता है बड़े मैचेस में, तो वो भी एक क्वेश्चन है। तो ये कुछ प्लेयर्स इनके बारे में बात करते हैं, जैसे एडन मार्करम है। अब मार्करम बहुत प्रॉमिस लेके इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं, हमेशा लीडरशिप रोल में रहे हैं साउथ अफ्रीका में, लेकिन बात क्या है कि मार्करम बहुत इनकंसिस्टेंट रहे हैं रिसेंट टाइम्स में भी, और अपने ओवरऑल करियर की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज उनकी उतनी नहीं आई है कि आप कहें कि मार्करम इज़ द सेवियर ऑफ साउथ अफ्रीका। वो जो उनको टैग है वो लेने में अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है, तो आई होप कि ये टूर्नामेंट से वो कहानी बदले और अच्छा करें, मार्करम साउथ अफ्रीका को जीत दिलाने में हेल्प करें, वो एक चीज़ है। तो इनकंसिस्टेंसी पे अपनी काम करें और स्टार बैटर का टैग पूरी तरीके से ले लें। हेनरी क्लासन पावर हाउस है, जब भी स्पिन सामने आती है, स्पिन को तो ये इतना गंदा वैश करते हैं कि क्लासन से अच्छे बहुत ही कम लोग हैं अभी वर्ल्ड में जो कि स्पिन को इतना अच्छा खेलते हैं। दूसरी बात ये भी है कि क्लासन जिस हद तक दूसरी टीम को डरा सकते हैं और जितने रन वो निकाल सकते हैं आखिरी तक जाते जाते, ये कह लें कि जब से वो विकेट पे आते हैं तब से क्लासन का एक गेम है कि जब जो मुझे बॉल मिलेगी मैं उसको पनिश करूंगा। तो वैसे प्लेयर्स, इतने फियरलेस प्लेयर्स बहुत कम हैं इस दुनिया में क्रिकेट खेलने वाले, तो वैसे में इतना कंसिस्टेंटली वो काम कर पाना जो क्लासन कर रहे हैं, और पिछले शायद 4-5 मैचेस में उनके हर मैच में 80 से ऊपर रन है, 80-90 रन उनके आए हुए हैं। तो ऐसे में क्लासन का जो चैलेंज है दूसरी टीम्स के लिए बहुत बड़ा रहेगा। एक और बात ट्रिस्टन स्टब्स की करेंगे, तो बहुत इंप्रूव प्लेयर दिखाई दिए हैं। एक टाइम पे हमने इनको देखा था जब मुंबई इंडियंस में नए नए आए थे, अपना पहला सीजन खेले थे आईपीएल का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडरकुक्ड दिखे थे। ये ऐसा लगा था कि शायद डेवलपमेंट में अभी इनका प्रोसेस बाकी है, लेकिन अब स्टब्स काफ़ी डेवलप दिख रहे हैं। अब दिख रहा है कि अपने दम पे खड़े होकर टीम को जीत दिलाने के लिए कोशिश करेंगे पूरी पूरी। तो ट्रिस्टन स्टब्स को देखना होगा। कॉबिन बॉश को मैं पर्सनली देखने में बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आई जस्ट वांट टू सी हिम डेवलपिंग एज अ गुड बॉलर, एज अ गुड ऑलराउंडर, एज अ गुड बैटर ऑल्सो। और काफ़ी प्रॉमिसिंग प्लेयर्स में जो शुरुआत में झलक दिखाई दी थी वो मुझे इनमें दिखाई दी है। तो कॉबिन बॉश इज़ अ गुड ऑप्शन मुझे लगता है इस ट्रॉफी में भी और आने वाले टाइम में भी। दूसरी बात ये भी है, रबाडा की जितनी बात करें कम है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड है। उतनी ज़्यादा बात हम बुमराह के आगे, कमिंस के आगे इनकी नहीं करते हैं, पर ये उसी लीग के बॉलर हैं, तो इनकी भी रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है और इनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में केशव महाराज की बात करेंगे, तो केशव महाराज अंडररेटेड स्पिनर भी हैं, लीडरशिप रोल्स में भी रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, और महाराज के लिए बिल्कुल एशियन कंडीशंस बनी हुई हैं कि यहाँ पे वो आएंगे और शायद बहुत अच्छे से काम करके दें अपनी टीम को, और कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो लोअर डाउन द ऑर्डर भी बैटिंग कर सकते हैं। और साथ ही में ओवरऑल अगर हम चांसेस देखें साउथ अफ्रीका के, तो मुझे बस ये लग रहा है कि दिस इज़ देयर चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब उनको भी, अगर वैसे तो इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम बहुत सुप्रीम दिख रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी क्योंकि स्टेप अप करना ज़रूरी है, इसलिए टूर्नामेंट वो कर सकते हैं। तो आई जस्ट होप कि वो अच्छा एक कंपटीशन दे बाकी टीम्स को, और सेमीज में काफ़ी मच वो प्रिपेयर्ड होंगे शायद, या उनकी टीम को देख के लग रहा है कि वो सेमीज में क्वालिफाई करने चाहिए। मतलब अफगानिस्तान फ्रॉम देयर ग्रुप, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया से बेटर टीम मुझे नज़र आ रही है साउथ अफ्रीका की। इंग्लैंड भी चैलेंज कर सकती है, तो वो भी चीज़ रहेगी। बाकी लेट्स होप, देखते हैं, कंपटीशन रहे बस पूरे टूर्नामेंट में, ये एक चीज़ रहेगी। बाकी और वीडियोस में लाता रहूँगा आपके लिए। मुझे चाहिए आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।